पेज नंबर 118 पे आ जाओ। टॉपिक देख लो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा ही लगेगा, है ना। ये एक चैप्टर है, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। बेसिक फॉर्मेलिटी, सिंपल टॉपिक, क्या जितना कवर होता जाए तो अच्छा ही है, क्या प्रॉब्लम है। देखो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की बात यहाँ पे हो रही है, चैप्टर नंबर 9 में बोला हुआ है। सेक्शन नंबर 35 एंड 36 सिर्फ 2 टॉपिक्स, और उसमें भी हेड पॉइंट्स पढ़ लोगे तो भी इनफ हो जाएगा। 35 में बोला है कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर जीएसटी पर्पस, दैट इज नेसेसरी। और इसके अंदर आपको लिस्ट दे दी कि क्या क्या डेटा आपके पास होना चाहिए और कहाँ पे स्टोर करना है। रिकॉर्ड्स तो ऑब्वियसली जो अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, कंपनी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वही सब जगह पे अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। और आपके पास प्रोडक्शन का डेटा, गुड्स का इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, स्टॉक कितना है आपके पास, आईटीसी कितना अवेल किया आपने, ये सब डिटेल्स, आउटपुट टैक्स कितना पेएबल है जो कलेक्ट किया, उसमें से आपने कितना पे किया, क्रेडिट कितना लिया, सब डेटा मेंटेन करना है। तो एनी टाइम अगर वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए आपके पास होने चाहिए, तो वो एक पॉइंट आप ध्यान में रखो। सच पर्टिकुलर्स एज में भी प्रिस्क्राइब, और भी कोई डिटेल्स मेंटेन करने के लिए बोल सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस प्लेसेस एक से ज़्यादा है, मतलब ब्रांचेस वाला या ऐसा सिस्टम है, तो आप ब्रांच वाइज अकाउंट्स भी मेंटेन कर सकते हो, वो भी कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं, कॉमन सेंस है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो, वैसे भी फिजिकल रजिस्टर्स कोई मेंटेन नहीं करता इसमें, मोस्टली सारा डेटा सॉफ्टवेयर बेस ही होता है, चलेगा। गोडाउन कीपर के ऊपर एक पॉइंट आ गया। आप गोडाउन कीपर हो मतलब गुड्स के ओनर आप नहीं हो, आप जीएसटी वाले गुड्स अपने गोडाउन में रेंट लेके स्टोर करते हो, तो किसके गुड्स आए, उसका बिल, इनवॉइस, गुड्स की कैटेगरी, उस पर क्या जीएसटी लगता है, उसका रिकॉर्ड आप भी मेंटेन करो, ताकि ये ना हो कि लोग जीएसटी वाले गुड्स को कैश में बेच रहे हैं विदाउट कलेक्टिंग जीएसटी और आपके गोडाउन में गुड्स को छुपा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको एज अ गोडाउन कीपर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना। एडिशनल रिकॉर्ड्स में कुछ बोलेंगे तो वो भी मेंटेन कर लेंगे, कोई बात नहीं। अकाउंट्स को ऑडिट करवाने की बात हो रही है। अब ये ऑडिट करवाने वाले में थोड़ा उन्होंने अमेंडमेंट भी किया है, तो वो ऑडिटिंग के टॉपिक में भी मैं आपको बता दूंगा। अभी लास्ट ईयर तक, कोविड के पहले तक, 2020 तक ये था कि आपको जीएसटी ऑडिट करवाना पड़ता था अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है पूरे साल का। जीएसटी ऑडिट या तो प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीएमए, दो में से कोई भी एक कर सकता है, अपने नहीं कर सकते। कंपनी सेक्रेटरीज को जीएसटी ऑडिट की परमिशन नहीं है, वो अकाउंटिंग वाला पार्ट है। बाकी दोनों कोर्सेज अकाउंटिंग वाले हैं तो वो लोग करते हैं। अब ये करवाना मैंडेटरी था, अभी 2021 से बजट में गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया और बोला कि आप ऑडिट मत कराओ, चलेगा, आप सिर्फ है ना सेल्फ अटेस्ट करके अपना स्टेटमेंट सबमिट कर दो। तो जो एनुअल रिटर्न हम भरते हैं वो तो भरना ही है, एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल होता है वो भी करना है, लेकिन सीए या सीएमए का ऑडिट वाला साइन जरूरी नहीं है। आप खुद अटेस्ट कर दो कि भाई हमने अपने रिकॉर्ड खुद चेक कर लिए, हम उसकी गारंटी लेते हैं और साइन कर दो, चलेगा। उनसे ऑडिट करवा के फाइल करने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लायंस से फ्री कर दिया। और रीजन वही था कि कोविड के टाइम पे वर्क बर्डन भी बहुत ज्यादा था, प्रोफेशनल्स पे भी और लोगों पे भी, क्योंकि सारा ईयर डिस्टर्ब हो गया, तो बोला थोड़ा रिलीफ करके इसको सिंपल कर देते। तो कहीं ना कहीं सीए और सीएमए के लिए तो अच्छी बात नहीं है, उनका ऑडिटिंग करने का काम चला गया, लेकिन एसएससी के लिए रिलीफ हो गया, तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में फिर गवर्नमेंट ने ये किया, ठीक है। आगे देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ फेलियर। अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे और डिटेल्स नहीं बताओगे तो फिर टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगी। तो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट आपके ऊपर जो एक्शन लेना चाहेगा वो ले सकता है। और टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए जहाँ से जितना डेटा वो कलेक्ट कर पाएगा खुद करेगा, और खुद असेसमेंट करेगा और जजमेंट देगा कि इतना टैक्स पे करो विद इंटरेस्ट एंड विद पेनल्टी, वो बातें भी होती है। तो जो 73, 74 आपको दिख रहा है ना, वो डिमांड और रिकवरी का सेक्शन है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वो चीज़ वहाँ पे मेंशन की हुई है। फिर एक प्रोविजो लेके आए थे, लास्ट पॉइंट बोला हाउएवर वाला, तो वैसे तो वो ऑडिट से कनेक्टेड है, लेकिन ठीक है डिस्कस कर लेते हैं एक बार। उसमें सिंपली यही बोला है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, लोकल अथॉरिटीज़, उनका जो ऑडिटिंग होता है ना, उसका एक सिस्टम होता है। आपने एक मे भी अथॉरिटी का नाम सुना हो, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, C&AG बोलते हैं। तो C&AG जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर है, ऑटोनॉमस बॉडी है, और उनको इसलिए बनाया गया कि भाई सरकार हमारा ऑडिट करवाती है, सरकार का ऑडिट कौन करेगा, उसके लिए भी तो कोई चाहिए। तो C&AG जो है वो गवर्नमेंट एंटिटीज का ऑडिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंटिटी जिनके अकाउंट्स ऑलरेडी CAG ऑडिट करता ही है, उनको फिर वापस से और अलग ऑडिट करवाने की क्या नीड है। तो ये जो सारे प्रोविजंस हम देख रहे हैं ऑडिटिंग को लेके जो हम पे अप्लाई होते हैं, गवर्नमेंट ने बोला वो उन पे अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि वो CAG के थ्रू ऑडिट करा रहे हैं और CAG ऑटोनॉमस है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो जो उनकी रिपोर्ट होगी वो फेयर इनफ होगी और उसमें सारे पॉइंट्स कवर हो ही जाएंगे, तो रिपीट प्रोविजंस इंपोज करने की नीड नहीं है। ये बात इनको फिर 2019 में स्ट्राइक हुई, अमेंडमेंट करके मेंशन कर दिया, क्योंकि फिर लोगों ने बोला होगा कि इस ऑडिट में तो गवर्नमेंट एंटिटी भी कवर होनी चाहिए ना, तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं, हम इसमें कवर नहीं होंगे, CAG ऑलरेडी हमारा ऑडिट करती है, तो जरूरत नहीं है ऐसा। तो ये 35 कंप्लीट। और 36
ये एमसीक्यू में काम आने वाली चीज़ है। पीरियड ऑफ रिटेंशन, अकाउंट्स कितने साल तक मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, तो बोला 72 मंथ्स। 72 मंथ्स मतलब 6 साल बोला हुआ है। 72 मंथ स्टार्ट कहाँ से होंगे, वो ज़रूरी है समझना। आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होने के बाद एकदम से वो काउंट स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपका फाइनेंशियल ईयर आप कोई भी अज्यूम कर लो, 21 22 अज्यूम कर लो, जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ, तो लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज 31 मार्च। लेकिन इसमें बोला है कि 31 मार्च पे ईयर खत्म होने के बाद उसका एनुअल रिटर्न फाइल होता है। एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है, वो ड्यू डेट मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। तो अगर आपका FY 21 22 है तो आपके लिए एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट अभी अपकमिंग है 31 दिसंबर 2022। वहां से 72 मंथ्स काउंट होगा। समझ आई? तो रेफरेंस पॉइंट भी तो देखना पड़ेगा ना कि 31 मार्च से गिनना है या 31 दिसंबर से। तो कब से गिनना है? 31 दिसंबर। उसके पहले के जो 9 मंथ्स बीच में है वो भी तो काउंट होंगे। मतलब इन शॉर्ट उसमें भी तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना ही है। तो जो रेफरेंस पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है 72 मंथ्स का, दैट इज 31 दिसंबर, नॉट 31 मार्च। ठीक है, तो वो जो ड्यू डेट बोली है ना एनुअल रिटर्न की, अब वहाँ पे डेट लिख लो। तो एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है दैट इज 31 दिसंबर, आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, डन। 72 मंथ्स वाला कंप्लीट। अब इसमें प्रोवाइडेड दैट में प्रोविजो वाली कंडीशन आ गई। इसमें बोला है कि बहुत बार क्या होता है, 72 मंथ्स वाली कंडीशन अपनी जगह है, लेकिन जीएसटी के किसी ट्रिब्यूनल में या कोई कोर्ट में ना आपके रिकॉर्ड्स को लेकर कोई मैटर चल रहा है जो डिस्प्यूट में आपके और डिपार्टमेंट के बीच में। अब बोला कि जब तक मैटर डिस्प्यूट में है क्या आप रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बोले 72 मंथ्स हो गए डिस्ट्रॉय, लिखा था प्रोविजन में, तो उसका प्रोविजो बना दिया कि अगर ये मैटर कहीं कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है, तो जब तक चल रहा है ना तब तक तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते हो, तो कॉमन सेंस है। लेकिन इसमें ये भी बोला है कि वो मैटर खत्म होने के बाद भी एटलीस्ट 1 साल तक तो आपको रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ेंगे। कोई केस रीओपन हो गया, किसी ने अपील कर दिया, कुछ भी हो गया, तो एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो रिकॉर्ड संभाल के रख ही सकते हो। तो 72 मंथ्स नॉर्मल है, और ये जो 1 ईयर है दिस इज आफ्टर द डिसीजन इन द अपेलेट अथॉरिटी। दोनों में से विच एवर इज लेटर। तो एक्चुअली डेडलाइन वैसे हो गई 72 मंथ्स या फिर ये केस खत्म होने के बाद 1 साल, दोनों में से विच एवर इज लेटर, वहां तक रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ेंगे। उसके बाद आप वो रिकॉर्ड सारे डिलीट कर दो, फिजिकल पेपर है तो फाड़ के फेंक दो, जला दो, जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन तब तक के लिए आपको उसको मेंटेन करना। आ गया समझ में? तो ये टाइम लिमिट्स एमसीक्यू के लिए इन सेक्शंस में से यूज हो सकती है। तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला आपका टॉपिक कंप्लीट है। और इसके साथ साथ ऑडिटिंग वाला टॉपिक है क्या अपने में, जो कनेक्टेड है, वो भी एक पेज का ही होगा। अच्छा, असेसमेंट भी है, ऑडिट भी है। नहीं, फिर वो नहीं लेते, असेसमेंट ऑडिट साथ में पढ़ाना है तो ज़्यादा हो जाएगा। आज इतना ही रखो, ठीक है, बाकी कल कंप्लीट करते हैं।